चलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11 के चैप्टर 4 तरंग। बच्चों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा, बस ध्यान से आप देखते रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। आ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg इज अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन्स। The length of string is 20 meter if the transverse jerk is struck at one end of the string. How long does the disturbance take to reach the other end? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों। 2.50 किलोग्राम द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी तनित डोरी पर 200 न्यूटन का बल का तनाव है। यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए तो उत्पन्न विक्षोभ कितने समय में दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, आइए हमें गिवन क्या क्या पहले हम ये देखते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर चौथे चैप्टर का पहला नंबर बच्चों क्या क्या दिया है 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हमें एम की। देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग। नजर आ बच्चों, ये जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे तनी डोरी का तनाव। तनी डोरी का द्रव्यमान वैसे कितना दिया बच्चों। m इज इक्वल टू 2.50 kg, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे आप क्या कह रहा है। देखिए, टेंशन ऑफ 2 न्यूटन्स दिया है ना, तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। टेंशन इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तनी डोरी का तनाव, तनी डोरी का तनाव, इसे हम तनाव बोलेंगे। ठीक बच्चों, ये हमारा द्रव्यमान था, ये तनाव। इसे हम लोग टी या एफ से लिख सकते हैं। देखिए, टी से भी लिख सकते हैं, एफ से भी लिख सकते हैं। क्या है ये, 200 न्यूटन। ठीक है, और आगे देख लीजिए, अब आगे क्या कह रहा है। ठीक है, अब आगे इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, तनी डोरी की लंबाई, तनी डोरी की लंबाई कितना है, कैपिटल या स्मॉल एम मान सकते हैं। इसमें गिवन है 20 मीटर। 2.0 मतलब भाई 20 मीटर। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा टेंशन है तनाव, ये हमारा द्रव्यमान मास। तीन चीज़ हमें गिवन हो गई। अब क्या फाइंड करना है, ये देखिए, फाइंड हमें करना है द वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी मतलब समय निकालना है हमें ना, तो समय निकालने से पहले हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमें टाइम निकालना है कि कितने समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा। हमें टाइम निकालना है, टाइम मतलब समय, ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। टाइम सभी निकालेंगे जब हमें वेलोसिटी पता होगी ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान। ठीक है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं। कैपिटल एम बाई एल होता है। कैपिटल एम की वैल्यू है 2.50 डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 20। ठीक है, जब हम इसका डिवाइड देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20,
फिर एक जीरो, फिर कट जाएगा ये, म्यू इज इक्वल टू 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 1 में 8 का डिवाइड देंगे तो 0.125 ये आ जाएगा, 0.125 किलोग्राम प्रति मीटर, ये आ गया। अब इसके बाद हम फार्मूला एक बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंग में चाल, ये फार्मूला होता है v बराबर रूट में T/μm। ये T है बच्चों, T/μ। अब एक बात आपको बता दिया जाए, T, ठीक है। अब देखिए v बराबर T की वैल्यू कितनी है, जो कैपिटल T है 200 न्यूटन, और जो म्यू वो कितना है 0.125। ठीक है, आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो रूट में आएगा कितना 200, 1 2 3, अभी हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसका हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सी आ जाएगा 1600, डिवाइड दे दीजिए तो 1600 इतना आएगा, डिवाइड देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है इतना। अब इसका रूट्स कितना होता है 40, कितना हो जाएगा 16 का 4 और 00 का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक बच्चों। हाँ, टाइम का, टाइम टेकन। ठीक है, तो बच्चों जिसे हम लोग बोलते थे टाइम टेकन, लगा समय, समय कितना लगेगा, तो फार्मूला होता है, देखिए टाइम, फार्मूला मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ बटे वेलोसिटी। लेंथ कितना था, डोरी की जो लंबाई थी वो 20 मीटर थी, देख लीजिए कहीं दिया है, ये है 20 मीटर, और वेलोसिटी अभी निकाला है 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 = 4, डिवाइड देंगे तो 0.50, तो 0.50 सेकेंड आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। इतना टाइम टेकन लिया है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, पढ़ लीजिए। A stone dropped from the top of a water of height 300 meter splashed into the water of a pond near the base of tower. When is the splash heard at the top, given that the speed of sound in air is 340 340 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू गिवन है 9.8। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या, आइए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। 14.2, 300 मीटर ऊंचाई, 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के पानी से टकराता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर पत्थर गिरने के कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो बच्चों जी की वैल्यू हमें गिवन है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले मैं हेडिंग डालूंगा कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ मीनार, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, क्या है बच्चों, टावर। ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग एस से डिनोट करेंगे, हाइट, हाइट है ना, तो कितना है 300 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पत्थर की प्रारंभिक चाल, स्पीड ना, या वेग। ठीक है, लिखेंगे पत्थर, स्टोन माने पत्थर, पत्थर की
प्रारंभिक प्रारंभिक वेग या चाल, वेग लिख दो, प्रारंभिक वेग यू होता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी क्योंकि हाथ में वो जो रेस्ट में होगा। ठीक है, पत्थर की प्रारंभिक वेग। इसके बाद क्या है, पत्थर का ना स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्या बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब दिया हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में साउंड की चाल, हवा में ध्वनि की चाल। ठीक है, वायु में ध्वनि ध्वनि की चाल, ये होगा बेटा फार्मूला। कितना है ये, देखिए इसको हम v मान ले रहे हैं। कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और क्या हमें गिवन है, पहले सारी वैल्यू हम नोट करेंगे और समझेंगे। जी की वैल्यू दिया है हमें, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ये ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी भी गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या, कैपिटल टाइम, टाइम निकालना है ना, जिसे हम लोग समय बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है टाइम, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लिखाएंगे हम, देखिए इतना करने के बाद लिखेंगे हम क्या, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट को हम कैपिटल एच से भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल एच कितना दिया है, 300। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, समय जीरो हो जाएगा। अब इस समय को टी वन मान लेंगे, इसको इस टाइम को हम टी वन मान लेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी इसको निकाल रहे हैं टी वन। देखिए इसको हम टी वन लेट कर रहे हैं, 1/2, जी की वैल्यू 9.8 टी वन स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 300। ठीक है, जो टाइम है उसको हम टी वन मानेंगे इस कंडीशन के लिए। अब देखिए जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। और टू का जब इसमें डिवाइड देंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको, अब देखिए जीरो ऐड करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 300 और डिवाइड में आ जाएगा 49 इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, इस पर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। तो आएगा टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 49। अब टी वन स्क्वायर बराबर, अब डिवाइड देने जा रहे हैं, देख लीजिए जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 61.224। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 61.224। इसका स्क्वायर रूट आपको भाग विधि द्वारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सीख लीजिएगा अगर ना आए निकालना। ठीक है, एक बार जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा इसका रूट्स, तो आएगा 7.82 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा है टी वन। क्या आ गया, टी वन आ गया बच्चों, क्या आ गया, टी वन। आइए अब हम टी टू निकालते हैं, सेम ऐसे ही। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए इतना करने के बाद मैं करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे ध्वनि को मीनार के शीर्ष तक पहुँचने में लगा समय। ध्वनि ठीक है, को मीनार तक पहुँचने में लगा समय। ठीक बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसे बच्चों इंग्लिश में लिखेंगे टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टावर। टावर मतलब टॉप, टावर की टॉप जो है, टावर तक। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, एक सूत्र, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस
डिस्टेंस बाई स्पीड, ये आप लोग जानते हैं। देखिए अगर टाइम को हम t2 लेट कर लें तो डिस्टेंस उसकी हाइट होगी, टावर की जो हाइट है वो डिस्टेंस हो जाएगी। हैं, और स्पीड ऑफ साउंड, भाई एयर में तो समय एयर ध्वनि की जो स्पीड है ये किसके लिए, साउंड के लिए, किसके लिए, ये साउंड के लिए है ना। तो साउंड की स्पीड कितनी है, देखिए साउंड की स्पीड है 340। ठीक है, किसके लिए निकाल रही है हम, साउंड, साउंड के लिए निकाला ना, ध्वनि के लिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले को, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, जीरो जीरो कैंसिल, अगर हम डिवाइड दें, दो से काटो, दो एक कम दो, दो पंचे 10, फिर दो से काटो, दो एक कम दो, और एक इधर जाएगा, दो सत्ते 14। अब अगर इसमें आप डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.88 सेकेंड। क्या आता है, 0.88 सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, टाइम आफ्टर विच द प्लेस इज हर्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए बेटा वह समय जिसके बाद, ठीक है, समय जिसके बाद टकराने की आवाज़ सुनाई देगी, समय जिसके बाद टकराने की आवाज़ सुनाई देगी, टकराने की आवाज़ सुनाई देगी, सुनाई देगी। तो इसमें आपका फार्मूला होगा कैपिटल टी बराबर T1 प्लस T2। तो अब देखिए कैपिटल टी की वैल्यू निकालना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा। टी वन की वैल्यू कितनी है, टी1 की वैल्यू है 7.82 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 0.88। अब दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 8.7 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 12 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 2.10 किलोग्राम है। तार में तनाव कितना होना चाहिए ताकि उस तार पर किसी अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाए। आइए एक बार इंग्लिश में भी रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A steel wire has a length of 12 meter and a mass of 2.10 kg. What should be the tension in the wire so that speed of a transfer wave on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius is equal to 343 मीटर पर सेकेंड। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्टील वायर, लेंथ ऑफ द स्टील वायर। ठीक है, इसमें लिखेंगे स्टील के तार की लंबाई, स्टील के तार की लंबाई। इतना लिखने के बाद हम इसे एल, स्मॉल एल इज इक्वल टू लिखेंगे 12 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सेकंड नंबर में अब यहाँ लिखेंगे मास ऑफ द मास ऑफ द ठीक है बच्चों, मास ऑफ द स्टील वायर, स्टील वायर। हिंदी में लिखेंगे स्टील के तार का द्रव्यमान, स्टील के तार का द्रव्यमान, द्रव्यमान। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मास m इज इक्वल टू गिवन है 2.10 kg, किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान है। इसका मतलब बच्चों हमें लंबाई पता है, हमें द्रव्यमान पता है, फाइंड है जो गिवन है। और आगे क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। इसके बाद देखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है,
लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग की चाल। चाल कितना गिवन है बच्चों, v इज इक्वल टू दिया है 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी मतलब स्पीड भी हमें पता चल गया ना। चाल लिखो चाहे स्पीड लिखो। अब देखिए अब यहाँ निकालेंगे। अभी हमने आपसे पहले बताया था हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड पूछ रहा व्हाट इज द स्पीड ना। देखिए इसमें हमें पूछ रहा है टेंशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टेंशन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लिखा ना व्हाट शुड बी टेंशन इन द वायर। हमसे पूछ रहा है टी, टेंशन। टेंशन बोले तो तनाव, हमें तनाव निकालना है क्वेश्चन में। उसके लिए बेटा हम आपको एक फार्मूला याद बताने जा रहे हैं, वो फार्मूला पहले आप याद कर लीजिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हम निकालेंगे पहले मास पर यूनिट लेंथ। पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। प्रति लंबाई का द्रव्यमान, प्रति लंबाई का द्रव्यमान। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, म्यू इज इक्वल टू क्या होता बच्चों, इसको आप, ठीक है, इसकी देखिए सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है इसको हमने बताया था m/l। m की वैल्यू कितनी होती है, गिवन है यहाँ देख लीजिए 2.10। लेंथ कितना दिया है 12। अगर हम इसका इसमें डिवाइड दें तो आएगा 0.17175 0.175 किलोग्राम प्रति मीटर। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं इसकी फार्मूला। क्या होता है, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव। फार्मूला होता ना वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अनुप्रस्थ तरंग की चाल, शॉर्ट में लिख दिया अनुप्रस्थ तरंग की चाल। v बराबर रूट में क्या होता है, T/न्यू। अब यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अभी इंग्लिश में लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो v², इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा, T/म्यू। टी की वैल्यू निकालेंगे, ये इंटू में चला जाएगा तो v² म्यू इज इक्वल टू टी। तो टी का मान आ गया v² म्यू। वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 343 343 का होल स्क्वायर इंटू म्यू की वैल्यू कितना है 0.175। ठीक है, अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 343 इंटू 0.175। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू पहले इन तीन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब बच्चों 343 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 117649 आएगा। आप लोग करके देख लें 0.175। अब देखिए बेटा, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पाएगा 2058.57। अभी से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इस पॉइंट को 1 2 3 4 इधर ले आएंगे तो 2.058 इंटू 10 की पावर कितने नंबर 1 2 3 4 10 की पावर 4 कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2.06। इन सबको ड्रॉप करेंगे 6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। बच्चों हम टेंशन निकाले हैं ना तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि हमने टेंशन निकाला है, स्पीड नहीं है। मेरे मन में था कि हम स्पीड निकाल रहे हैं क्योंकि फार्मूला स्पीड का निकाले थे, इस वजह से मैंने मीटर पर सेकेंड लिख दिया, लेकिन निकाला टेंशन है। ठीक है, ये आपका आंसर है, न्यूटन में आएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है द यूज द फार्मूला v इज इक्वल टू रूट में गामा p बाई रो टू एक्सप्लेन वाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नंबर एक कंडीशन, इन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बी नंबर में इंक्रीज विथ टेम्परेचर और सी नंबर में इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। तो बच्चों आइए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूत्र V बराबर रूट में गामा P बटे रो का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए कि वायु में ध्वनि की चाल क्यों दाब पर निर्भर नहीं करती है, ताप के साथ बढ़ाने पे बढ़ जाती है और आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। तो आइए बच्चों एक एक करके हम इसको देखेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर V बराबर रूट में क्या है, गामा P बटे रो। सबसे पहले हम सब सीखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए V क्या है तो आपको सबको पता है, V क्या है। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल v है, देखिए जो स्मॉल v है इसे हम लोग स्पीड क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ध्वनि की चाल, ये है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल वायु में। पहले हम इतना समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि देखिए यहाँ पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, और देखो रो क्या है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी जिसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है रो बराबर होता है m बटे v। ये क्या होता है, मास। ये क्या होता है, वॉल्यूम। देखिए मास को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं और इसको हम आयतन कहते हैं। ठीक है, इतना। अब देखिए m यहाँ पर जो है गैस का आणविक भार भी बोलते हैं, द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या भार भी बोल सकते हैं। वी हो वॉल्यूम होगा किसका, गैस का। ठीक है, इतना हम समझने के बाद अब देखिए ए नंबर में आते हैं। ए नंबर में जो कह रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ए उसके बाद धीरे धीरे सभी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए नंबर में क्या है, आप जानते हैं वी बराबर हमें गिवन है रूट में गामा पी बटे रो। अगर रो की वैल्यू हम पुट कर दें इसमें, रो की वैल्यू क्या है, गामा, रो की वैल्यू है m बटे वी। क्या है, m बटे वी, तो बटे में है तो बटे वाला ऊपर चला जाएगा, पी वी बटे m आएगा। ये आएगा, क्या आएगा बेटा, पी वी बटे m आएगा, इतना आएगा। अब आपको जानते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो। अब यहाँ पर इतना समझिएगा, देखिए अब यहाँ पर इतना समझिए। अच्छा ये बताइए, पी वी बराबर होता है आर टी, कब, अगर n बराबर 1 हो जाए तो पी वी बराबर क्या होती है, आर टी होती है। तो अगर हम लिखें एट कॉन्स्टेंट टी, मतलब क्या हो, जब टी स्थिर हो, क्या हो, अगर टी स्थिर हो, टी स्थिर हो या ये स्थिर हो। ठीक है, स्थिर मतलब स्थिरांक हो, एट कांस्टेंट टी। तो इस कंडीशन में अगर समझिएगा टी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, भाई आर तो कांस्टेंट होता ही ना, सबको पता आर क्या है, कांस्टेंट होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता है। इसका मतलब पी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब स्थिर, मतलब स्थिरांक, मतलब जिसे बोलते हैं नियतांक, नियतांक, कांस्टेंट को हम लोग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, स्थिर बोलो चाहे कांस्टेंट बोलो या चाहे नियतांक बोलो, ये एक ही मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है इधर से m और गामा भी कांस्टेंट होता है, m एंड गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये भी क्या है, स्थिरांक है, या नियतांक भी लिख सकते हैं, नियतांक है। ये भी क्या है बच्चों, नियतांक है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद जब ये नियतांक है तब हम क्या करेंगे कि जब ये सब कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है सब, जब सब कांस्टेंट होगा, मेरी बात समझिएगा, जब एम वी कांस्टेंट तो वी भी, ए भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इसका मतलब जब नियतांक है तो कितना भी चेंज करें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कंडीशन, आइए लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए, इसलिए कॉमा, ठीक है, स्थिर ताप, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस, गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम, माध्यम में, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल दाब परिवर्तन करने से नहीं बदलती है, दाब परिवर्तन से नहीं बदलती, नहीं परिवर्तन, दाब परिवर्तन से नहीं बदलती है। ठीक है, आइए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। लिख सकते हैं हेंस, इसलिए को बोलते हैं हम लोग हेंस। ठीक है, कॉमा, एट अ कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर द स्पीड of sound in a gaseous medium, gaseous medium, gaseous medium in non-change medium, not change of the change in the pressure, change in the pressure, pressure of the गैस। ठीक है, ऑफ द गैस। बच्चों, आप वीडियो को रोककर पहले एक भाग को नोट कर लें, फिर इसके बाद दूसरा भाग बी वाला देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा इसी का बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट कर लेंगे। क्या है, गामा पी बटे रो, क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, हम अब देखिए क्या होता है। अब आप लोग जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी वी बराबर आर टी, एन आर टी होता है, अगर उसकी एन की वैल्यू 1 मान लें तो आर टी होगा। कब, एन बराबर अगर हम 1 मान लें तो पी वी बराबर आर टी, यहाँ से कि पी की वैल्यू निकालें तो आएगा आर टी बटे वी। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, रखने पर रखें बच्चों, आइए यहाँ पर रख देते हैं। जब एक में रखेंगे तब क्या आएगा, गामा बटे रो। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है, आर टी बटे वी, है ना। अब आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी हमने इससे पहले, कि रो को हम लिख सकते हैं, रो को क्या, एम बटे वी बटे एम, नहीं एम बटे वी, ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम रो की वैल्यू रखें तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये लिख सकते हैं। देखो, अगर हम इसको इंटू भेज दें, ऐसे समझो, एम बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, तो देखो रो वी को हम एम लिख सकते हैं ना, गामा आर टी बटे एम भी लिख सकते हैं, और रूट ऐसे रहने दो। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट क्या है, सुनिए, गामा आर और एम, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलेंगे नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अगर तीनों नियतांक है तो इसको हम हटाएंगे तो v प्रोपोर्शनल टू रूट में केवल t बचेगा। क्या बचेगा, t। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। इसी वजह से बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड
ना, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए पहले हम लिखेंगे गैस में ध्वनि की चाल उसके ताप के वर्गमूल के क्या होता है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, जिसे समानुपाती के होता है। ठीक है, इसीलिए बेटा क्या होता है, ताप के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तभी ताप के साथ बढ़ क्या होती है, ये वाला ना, बढ़ जाती है। ठीक है, आइए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस वजह से यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हम हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली proportional to the square root of the temperature। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे, ठीक है, when increased with, ठीक है बेटा, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। किसकी बात हो रहा है, ये जो पूछ रहा था वो हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके बाद तीसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। भैया 30 नंबर आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला जो है उसको लिखेंगे हम, V बराबर रूट में गामा पी बटे रो। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नम वायु में, पहले हम लिखेंगे फिर इंग्लिश में भी लिख देंगे। नम, देखो नम वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन मोस्ट एयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा VM इज इक्वल टू रूट में गामा पी बटे रो एम। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखेंगे, नम वायु हो गया, अब लिखेंगे सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल। सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल। अब हम इसे क्या लिखेंगे, अब इसे हम लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, VD, क्योंकि ड्राई होता है ना, पहला अक्षर लिखते हैं बेटा, जैसे मोस्ट। ठीक है, मॉइस्चर। अब देखिए D बराबर रूट में गामा पी बटे रो डी, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 में
2 का भाग। ठीक है, आइए भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर देंगे। ठीक है, जब भाग देंगे तो VM/VD इज इक्वल टू, देखिए रूट दोनों में तो कंबाइन कर ले रहे हैं। देखिए इसमें रूट 1 लिख कर पहले जो ऊपर उसको लिख दो, गामा P/ρm, और इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, इन्वर्स करके ρD/गामा P, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब इन्वर्स करके मल्टीप्लाई का मतलब ही डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमें क्या मिला, VM/VD इज इक्वल टू रूट में PD/ρm, ये मिल गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, देखिए अगर अगर समझिएगा मेरी बात। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर PD जो है, जो इसका ड्राई एयर का डेंसिटी है वो नम एयर के डेंसिटी से कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तब इसकी जो वेलोसिटी है अपोजिट हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी और ड्राई वायर की मतलब ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तब ड्राई वायर की एयर की सॉरी ड्राई एयर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी मॉइस्ट एयर की वजह से। सूक्ष्म वायु की जो चाल है वो नम वायु की चाल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आइए अब यहाँ नोट कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम जल वाष्प की उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति वायु के घनत्व को कम कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिख सकते, देखिए द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर reduce the density of air। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम, इसका मतलब ये हुआ नम वायु में जो ध्वनि की चाल है वो सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होगी ना। ठीक है बेटा, अब इसमें लिख सकते हैं भी, अतः नम वायु में ध्वनि की चाल सूक्ष्म वायु से अधिक होगी, सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होगी या सूक्ष्म वायु से अधिक होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखिए DM इधर कर दें, PD इधर कर दें, तब क्या होगा, ये इसका वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगा। तब जो इसकी वेलोसिटी है वो VD इधर हो जाएगी और VM इधर हो जाएगा। ये कंडीशन मान के भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है नम वायु में ध्वनि की चाल जो है वो किससे है, नम वायु में ध्वनि की चाल सूक्ष्म वायु की तुलना में, सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए गैसीय माध्यम में बेटा, इसीलिए आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है, इसीलिए किसके, आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। तो बच्चों इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा हम इंग्लिश में इधर लिख लेते हैं, इसी चीज़ को, ये जो इतना लिखा है इसी को। ठीक है, कैसे लिखेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन it is in dry air।
ठीक है, अब इसीलिए लिखेंगे क्या, द, जो क्वेश्चन में कह रहा था वही अब लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी थी ना, इसीलिए आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। 10 द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज ना, इंक्रीज्ड विथ ह्यूमिडिटी। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।